हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट। क्या होता है स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट? तो अगर न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक रुकावट का काम करते हैं। और जो बेसिकली वो रुकावट क्या था, इनर से इलेक्ट्रॉन एंड आउटर से इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या था, रिपल्सन था। उसी रिपल्सन को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्क्रीनिंग एंड शिल्डिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग एंड शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का कभी भी पूरा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। उससे कुछ ना कुछ न्यूक्लियर चार्ज उसको क्या महसूस होगा, कम महसूस होगा। और जो भी न्यूक्लियर चार्ज महसूस होगा वो एब्सोल्यूट चार्ज से कम होगा, और उसी चार्ज को क्या बोलते थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम। अब बेसिकली अपने को क्या करना है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम कंपेयर करना है। हाँ, ये ना, इसी को समझाने के लिए मैं तुमको एक चीज़ और पहले एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को मैं लूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कहता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बोर्स रेडियस निकाला था। क्या निकाला था? और बोर्स रेडियस की वैल्यू क्या थी? रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड। ये क्या था? एंगस्ट्रॉम था। बोलो भाई ना। तुम कहोगे ऑलरेडी बोर्स रेडियस में तो हम एटॉमिक साइज निकाल ही चुके हैं। बोर्स रेडियस में हम क्या कर चुके हैं, एटॉमिक साइज निकाल चुके हैं। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, किसकी वैल्यू? और n क्या था? ऑर्बिट नंबर। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्योंकि जो साइज ऑफ एटम रेडियस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, n स्क्वायर। जो साइज ऑफ एटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, n स्क्वायर। और जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो है ना। तो अगर मैं बात कर लूँ ऑर्बिट नंबर कब बढ़ेगा, तो तुम कहोगे सर इन ग्रुप हम लोग कहाँ से कहाँ मूव करेंगे। इन ग्रुप अगर टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे पीरियड नंबर बढ़ेगा। अरे बोलो, फर्स्ट पीरियड में पीरियड नंबर 1 होगा, सेकंड में 2 होगा। तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? वैल्यू ऑफ n इंक्रीज करेगी। और n की वैल्यू अगर 2 टाइम्स बढ़ेगी तो रेडियम कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स से। तो तुम यहाँ पे देख लो कि साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा। बोलो, बढ़ेगा या कम होगा? साइज ऑफ एटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बोलो हाँ ना। क्या सर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। लेकिन तुम कहोगे सर अगर मैं पीरियड में मूव करूँ, कहाँ मूव करना चाहते हो? लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो किसी भी पीरियड में n की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अरे बोलो ना, फर्स्ट पीरियड में n की वैल्यू 1 है, सेकंड पीरियड में 2 है। तो ये क्लास टेस्ट में कहता है पीरियड में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। जो यहाँ पे ऑर्बिट नंबर का था पीरियोडिक टेबल में, उसी को क्या कहता है, पीरियड नंबर। तो n की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो क्या बढ़ रहा है? तो जैसे जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तो n की वैल्यू सेम है, z की वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और z की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो जो रेडियस है, ध्यान से देख लो, साइज ऑफ एटम रेडियस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, z। तो z की वैल्यू बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, बोलो है ना। अब यहाँ पे z की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ने से साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे n की वैल्यू बढ़ने पे साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा। कहाँ पे ये डिपेंडेंसी ज़्यादा है, n के, क्योंकि n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है। बोलो है ना। अगर 1 है तो रेडियस 1 टाइम्स होगा, 2 है तो 4 टाइम्स होगा, 3 है तो 9 टाइम्स। तो कभी भी ग्रुप में साइज ऑफ एटम का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड। ये बात तो हमें एटॉमिक रेडियस, बोर्स, ऑर्बिट्स नहीं पता है। बोलो ना, हाँ ना। तुम देखो ना, यहाँ पे n बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम कितने से बढ़ेगा, स्क्वायर के टर्म से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर n z की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा 1 से। अरे बोलो है ना। तो किस केस में साइज ऑफ एटम का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, ग्रुप में या पीरियड में? ग्रुप में साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड। बोलो है ना। तुम कहोगे सर अगर यही चीज़ फंडा अगर इतने से क्लियर हो जाती तो फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्यों पढ़ रहे होते, हाँ या ना। तो तुम कहोगे सर इसी के बाद आपने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, और चूंकि बोर्ड जब हम तब पढ़ रहे थे जब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर हुआ करता था। बोलो हाँ ना। और अगर पार्टिकल नेचर है तो उस इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पोजीशन होगा, तब न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस मेजर कर लो, वही साइज होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पोजीशन होगा ही नहीं। और अगर कोई फिक्स पोजीशन नहीं है तो तुम साइज ऑफ एटम कैसे निकाल पाओगे? बोलो, कुछ मतलब है इसका, कोई सेंस है इस बात का? तुम कहोगे सर इसका कोई सेंस ही नहीं लग रहा है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आ गया तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं है, और कोई फिक्स पोजीशन नहीं है तो उसके डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे? तो कभी भी एटम के केस में किसी भी एटम का साइज हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली।
तो बताओ फिर क्या कर सकते हैं? तो अपन क्या करते हैं, फिर एटम को कंबाइंड कर दो। एटम को क्या कर दो? कंबाइंड। और जब भी दो एटम आपस में कंबाइंड करेंगे देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? दो एटम के कॉम्बिनेशन से। अब जो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में इधर उधर घूम रहे थे, जब वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी से बॉन्ड बना लेंगे तो एक फिक्स पोजीशन मिलेगा ना। इसलिए कभी भी हम लोग साइज ऑफ एटम एटॉमिक फॉर्म में ना निकाल करके हम लोग किस फॉर्म में निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसलिए साइज ऑफ एटम एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी हुई या मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी? मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्योंकि जब अगर मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो दो एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का एक जगह होने की संभावना एटॉमिक स्टेट से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि एटॉमिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है? वेव के फॉर्म में। बोलो हाँ या ना? इसलिए हम लोग हमेशा साइज ऑफ एटम मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी के फॉर्म में निकालते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में होता है, और वेव का कभी भी कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं हो सकता। बोलो मेरी बात समझ में आई? फिर जब दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अरे केमिकल बॉन्ड होगा तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा ना। अब केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं? तुम कहोगे सर कोवलेंट हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं, मेटेलिक हो सकते हैं, एंड वंडर वॉल हो सकते हैं। तो टोटल 4 टाइप के बॉन्ड बने, तो 4 टाइप के एटॉमिक रेडियस होंगे, और सब में साइज ऑफ एटम क्या होगा? अलग अलग होगा। बोलो कोई दिक्कत? आइए बैक टू आवर टॉपिक हम लोग देखते हैं। तुम्हें समझ में आया ना कि हम लोग बोर्ड की हेल्प से क्यों निकाल सकते हैं? तो यही अपना टॉपिक भी है, पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक प्रॉपर्टी। और वो एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या होगी? एटॉमिक रेडियस। बोलो है ना? और यही बात लिखा हुआ जो मैंने तुमको समझाया कि कभी भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना, किसी भी डिस्टेंस पे जाओ तो कुछ ना कुछ तो संभावना होगी, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? कोई एक फिक्स पोजीशन होगा क्या? नहीं। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। अभी मान लो कि ये न्यूक्लियस है, तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ कंसिडर करो, तुम इस डिस्टेंस को करोगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, क्योंकि वेव है ना। जैसे मैंने ऑलरेडी ये क्वांटम नंबर के टाइम में भी कहा था, देखो आसमान में बादल है, बोलो भाई ना, तो इस लोकेशन पे बारिश हो रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी दूसरे लोकेशन पे बारिश हो भी रही होगी, नहीं भी हो रही होगी। लेकिन क्या उस क्लाउड का स्काई में कोई फिक्स पोजीशन है क्या? नहीं है। पक्की बात। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही बोलते थे, और यही शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमने ऑर्बिटल में पढ़ा भी था। क्या रूमान मेरी बात समझ में आ रही है? ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो even at the large distance from the nucleus. Based on the probability concept, atom does not have a well definite boundary, hence exact value of atomic radius cannot be calculated. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कंबाइंड फॉर्म में निकालेंगे, और जब भी कंबाइंड फॉर्म में निकालेंगे तो वहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और कितने टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं? तो 4 टाइप के। कोवेलेंट हो सकते हैं, मेटेलिक हो सकते हैं, वंडर वॉल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? आयनिक हो सकते हैं। और टोटल 4 टाइप के रेडियस को पढ़ना भी है। अब ध्यान से देख लो, अगर कोई एटम होता, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये इसका न्यूक्लियस होता पॉजिटिवली चार्ज, ये इसका इलेक्ट्रॉन होता, और उस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता, इसी डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? आर। और इसी रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइज ऑफ एटम। और हम R1 और R2 कंपेयर करते हैं, जिसका आर ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका साइज ज़्यादा होगा। बोलो है ना? इसी को एटॉमिक रेडियस भी बोलते थे, और इसी को साइज ऑफ एटम भी बोलते थे। अब चूंकि इस इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं है, बोलो ना, फिक्स पोजीशन है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी 2 एटम को आपस में बॉन्ड बना देंगे। समझो, ये भी एक एटम है ए, और दूसरा ये भी एक एटम है जिसका नाम है एटम बी। अब जरूरी नहीं है कि ए और बी अलग अलग हो सकते हैं, सेम टाइप के भी एटम हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम है, बोलो हाँ ना, और HCl में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के एटम है। तो मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं एंड हेट्रो एटॉमिक भी हो सकते हैं। इसका भी अपना एक न्यूक्लियस होगा, और इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इस इलेक्ट्रॉन से ये डिस्टेंस क्या होगा? आर। लेकिन जब भी ये 2 एटम आपस में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, आगे देखेंगे कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, किस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस चैप्टर से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम ही है केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ पे हम लोग हाउ केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म उसको देखते हैं, या प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को देखते हैं। इतना थोड़ा बहुत हर बच्चा जानता है कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग से। 2 एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने से क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। बोलो,
तो अगर समझो ये दोनों बॉन्ड बनाएगा तो ये एक एटम ए है और ये दूसरा एटम क्या है, ये। तुम कहोगे सर ये जो एरिया है यही ओवरलैपिंग वाला एरिया है जो कोवलेंट बॉन्ड में होता है। इसके ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जितना ज़्यादा ये ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर फॉर्मेशन होगा। बोलो हाँ ना। अब इस एटम का न्यूक्लियस ये है और इस एटम का न्यूक्लियस क्या है, ये है। अब ये दोनों एटम ए और बी जब बॉन्ड बनाए, ध्यान से समझना, तो जितने क्लोज आने थे आ चुके ना, क्या ये और क्लोज आ सकते हैं क्या, तुम कहोगे नहीं। तो दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाल लो और ये जो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बोलो ना हाँ या ना। और इस डिस्टेंस का हाफ कर दो, इस डिस्टेंस का तुम हाफ कर दो तो तुमको क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। बोलो हाँ ना। तो अगर मुझे रेडियस ऑफ ए चाहिए या रेडियस ऑफ बी चाहिए तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अपॉन क्या बेटा 2। रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए इक्वल टू रेडियस ऑफ बी इक्वल टू हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन क्या बेटा 2। कभी भी दो बॉन्डेड एटम के बीच का न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस मतलब मिनिमम जो डिस्टेंस है वो आप निकाल लो और उसका जो हाफ डिस्टेंस होगा वही एक एटम का क्या होगा, रेडियस होगा। लेकिन ये बात तब हो सकती है जब दोनों एटम के ऑलमोस्ट साइज क्या हो, सेम हो या दोनों एटम सेम हो। अगर दो हेटेरोएटॉमिक एटम है तो एक का साइज छोटा होगा दूसरे का साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना, तो उस केस में एटॉमिक रेडियस हाफ डिस्टेंस होगा क्या, नहीं होगा। जैसे ध्यान से देख लो, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एच एंड एच दोनों सेम एटम है, दोनों का साइज इक्वल है, तो इस केस में दोनों के रेडियस को हाफ कर दो तो डिस्टेंस निकलेगा। लेकिन अगर दूसरा आइटम ले लेता हूँ एच और दूसरा क्या ले लूँ सी एल, क्या इसका हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते क्या, नहीं बोलते। पक्की बात। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से एटॉमिक रेडियस निकालते हैं जो उतना डिटेल्स में तुमको नहीं पढ़ना है। अभी तुमको उतना ही पढ़ना है कि कितने टाइप के रेडियस होते हैं और उसमें अगर साइज ऑफ एटम निकालना है तो दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो, यू विल गेट एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम। बोलो हाँ ना। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर कोवेलेंट रेडियस की तुम बात करोगे तो कोवेलेंट रेडियस जब भी होगा तो एटम के ओवरलैपिंग से होगा। बोलो हाँ ना। तो ये एक एटम है x, ये भी एक एटम है क्या बेटा x, ये इस एटम का ऑर्बिट है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। बोलो ये लिख सकता हूँ ना। अगर उसके बाद में देखूँ तो क्या हो सकता है, तो जो कोवेलेंट रेडियस है, क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस को, तो जो कोवेलेंट रेडियस इट इज हाफ ऑफ क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन। पक्की बात। लेकिन ये कब लगेगा, मेन रूप से मैं तुमको आज ही बता देता हूँ, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज क्या होगी, सेम होगी। अगर दोनों एटम का अगर साइज डिफरेंस अलग अलग होगा तो क्या हाफ ऑफ डिस्टेंस कह सकते हो क्या, नहीं। अगर एग्जांपल देख लो ना, समझो एक एटम का साइज ये है और दूसरा एक एटम है इसका साइज ये है। जैसे HI की फॉर्मूला ले लो, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, आयोडीन फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड का, क्या इसका दोनों हाफ ऑफ डिस्टेंस कर दें तो इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, क्या DHI कह सकते हैं क्या। इस केस में रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू ऐसे कह सकते हैं क्या, रेडियस इक्वल टू DHI/2 कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे साइज डिफरेंस है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इतना माइंड में जरूर रखना कि कोवेलेंट रेडियस कब तभी फॉर्मेशन होता है जब एटम उसमें क्या करता है, ओवरलैप करता है। एटम क्या करता है, ओवरलैप करेगा, और ओवरलैप करने के बाद जो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दोनों के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस का हाफ होगा वही तुम्हारा क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। बोलो हाँ या ना। यही है भी कोवेलेंट रेडियस किसके बीच में, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट एटम के बीच में। पक्की बात। कोवेलेंट बॉन्ड आर फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑलरेडी मैं तुमको बता ही चुका हूँ। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप करेगा, कर रहा है ना, तो बाकी किसी में ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो सबसे कम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसका होता है, कोवेलेंट का होता है। उसके बाद मेटेलिक का होगा और सबसे बड़ा किसका होता है, वंडर वॉल रेडियस का होता है। हाँ ये ना, वंडर वॉल रेडियस, वंडर वॉल रेडियस देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडर वॉल रेडियस और थर्ड कौन सा है, आयनिक रेडियस। बोलो हाँ ना।
तो एटम ओवरलैप किसके केस में करते हैं? कोवेलेंट रेडियस के केस में। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कोवेलेंट के केस में होगा, उसका जो हाफ डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। बोलो भाई ना। अगर दो एटम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, अगर समझो कोई एटम है जिसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ए के बीच में कितना है? ए एंड ए। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए, और दोनों का हाफ कर दोगे तो डी ए बाई 2, यही क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इतना तो मैं बोल के तुम्हारे जहन में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल है, अगर Cl2 मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? 1.9 एंगस्ट्रॉम। दे दिया कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है X2 जिनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो पूछेगा उसका रेडियस बताओ। तो हमेशा रेडियस क्या होगा कोवेलेंट के केस में? हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो रेडियस कौन सा? कोवेलेंट इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाई कितना? 2। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1.98 अपॉन 2 कितना? 0.99 एंगस्ट्रॉम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो है ना। सिंपल केस में निकाल लोगे। हाँ, इसका एक और वर्जन है कि अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है ना, तो इस केस में अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालते हैं, जो मैं तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग एटॉमिक रेडियस सिंपल देख रहे हैं और कंपेरिजन देख रहे हैं कि किसका एटॉमिक रेडियस किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, और उसका वेरिएशन ग्रुप एंड पीरियड में। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस हम नहीं निकाल रहे ना, ये तुमको पढ़ना है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरा क्या है? मेटेलिक रेडियस। जब भी मेटेलिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस की बात करते हैं तो ये रेडियस किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? तो पहली चीज ये किसके फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में। तुम कोवेलेंट रेडियस में क्या सीखे कि कभी भी दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम एक दूसरे से ओवरलैप करके बनेगा, और जो ओवरलैपिंग का मिनिमम डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर दो, तुमको क्या निकल जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। अभी तो कौन सा रेडियस पढ़े? मेटेलिक रेडियस। मेटल जनरली किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में। तो समझो ये भी एक बॉल है, ये भी एक बॉल है, क्या ये दोनों ओवरलैप करेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी दो सॉलिड आपस में मिक्स नहीं हो पाते। बोलो हाई ना। तो उस केस में क्या ये ओवरलैप होगा? क्या कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, तो कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या कर गए थे? ओवरलैप कर गए थे, तो ये कोवेलेंट हुआ। मेटेलिक रेडियस मिनिमम कितना हो सकता है? तो टच कर सकता है, क्या अंदर घुसे जाएगा? क्या नहीं। तो जो मेटेलिक रेडियस होगा वो कैसा हो सकता है? टचिंग 2s फेयर हो सकता है। बोलो हाई ना। बोलो ना हाँ या ना, पक्की बात। लेकिन अगर कोवेलेंट है तो ये दोनों क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। तो किसके केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा? मेटेलिक में या कोवेलेंट में? मेटेलिक में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे छोटा रेडियस कौन सा होगा? कोवेलेंट। और कोवेलेंट और मेटेलिक में मेटेलिक क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो हाँ ना, पक्की बात। हाँ या ना। अगर इसको एक कॉमन एग्जाम्पल से बोलता हूँ, किस एग्जाम्पल से बोलूँ? तो समझो ये मयंक है, ये आर्यन है, दोनों दोस्त हैं। बोलो है ना, पक्की बात। तो जो दो लोगों में दोस्ती का जो रिश्ता होता है यही कौन सा है? मेटेलिक रेडियस। बोलो है ना। ये H2 है, ये H है, ये H और H कोवेलेंट बॉन्ड बना करके क्या बना दिया? H2 बना दिया। बोलो है ना, पक्की बात। इस H2 मॉलिक्यूल में भी दो एटम ऑफ हाइड्रोजन है, उसका एक न्यूक्लियस है, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है। बोलो ना है ना। और दूसरा एक और H2 मॉलिक्यूल है, इसका भी अपना न्यूक्लियस होगा, अपना इलेक्ट्रॉन होगा। दो H2 मॉलिक्यूल के बीच में भी तो कुछ अट्रैक्शन होगा ना। बोलो है ना। तो एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे बॉन्डेड मॉलिक्यूल के टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन रखते हैं, बोलो मैं हाँ है ना, उस बॉन्ड को क्या नाम देंगे? वंडरवॉल बॉन्ड, जो सबसे कमजोर होगा। समझ में नहीं आया? तो कभी भी वंडरवॉल रेडियस वो रेडियस है जो किसी इंसान में लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला जो फंडा होता है। किसी भी बॉन्डेड दो बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होता है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज वंडरवॉल अट्रैक्शन। तो बताओ सबसे कमजोर अट्रैक्शन कौन सा होगा? वंडरवॉल होगा। समझ में आया? तो अगर कोवेलेंट है तो क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। मेटेलिक है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? टच हो सकता है। और अगर वंडरवॉल है तो इसके बीच में गैप ज्यादा होगा। बोलो हाँ ना। बस तुमको यही तीन चीज समझाना था। इस रेडियस में तुमको इतना ही सीखना है और बाकी कुछ नहीं सीखना। तो सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा? वंडरवॉल। देन कौन सा? मेटेलिक। और सबसे छोटा कौन सा? क्या मेरी बात समझ में आई? और तीनों के केस में अगर एटॉमिक रेडियस निकालना है तो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा। बोलो है ना। इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, और इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा। और सबके केस में जो तुमको रेडियस निकालना है, हर के केस में रेडियस इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम।
तो सबसे छोटा रेडियस कोवेलेंट का होगा, देन मेटेलिक का होगा, सबसे बड़ा किसका होगा? वॉन डेर वाल रेडियस। जहाँ कोई रिश्ता नहीं होता ना, वहाँ इंसानियत का रिश्ता होता है ना। तुम जा रहे हो, कोई आदमी फिसल के गिर गया, तुम उसको उठा देते हो, फिर आगे तुम बढ़ गए, क्या उसके लिए सोचते रहते हो? क्या नहीं सोचते हो? बोलो ना, है ना। तो उसी रिलेशन को क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस। समझ में आया? आ जाओ, मेटेलिक रेडियस क्या कहता है? हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटेलिक एटम इन ए क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। बोलो, है ना। इस केस में ओवरलैपिंग होगा क्या? ओवरलैपिंग नहीं होगा, और मेटेलिक रेडियस का साइज हमेशा कोवेलेंट रेडियस से क्या होगा? बड़ा होगा। बोलो, है ना। फिर कहता है मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। और जिसका मेटेलिक रेडियस ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना क्या होगा? कम। ध्यान से देख लो, ये भी एक मेटेलिक रेडियस है, ध्यान से देख, और ये भी एक मेटेलिक रेडियस है। किस केस में क्लोजनेस ज्यादा है? यहाँ पे या यहाँ पे? तो जिस केस में क्लोजनेस ऑफ एटम ज्यादा होगा उसकी पैकिंग ज्यादा होगी, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि मेटेलिक ही, चूंकि मेटेलिक सॉलिड है इसलिए सॉलिड फेज की हम लोग बात करते हैं कि अगर जितना मेटेलिक रेडियस ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना क्या होगा? कम होगा। बोलो, हाँ ना। और ऐसे भी याद रखना, जो बॉन्ड लेंथ मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बोलो, है ना। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्ट्रेंथ। तो जिसका रेडियस ज्यादा उसकी एनर्जी क्या बेटा? कम। तो ये लिखा भी हुआ है, मेटेलिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर दो मेटल के जैसे मान लो सोडियम मेटल है, अगर मान लो पोटेशियम मेटल है, किसका रेडियस कम होगा? सोडियम का साइज छोटा है तो सोडियम का रेडियस क्या होगा? कम होगा। पोटेशियम का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। बोलो, हाँ ना। तो किसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? सोडियम का या पोटेशियम का? सोडियम का। पक्की बात? बोलो ना, हाँ ना। अरे तुमको ऐसे नहीं समझो तो पेन देख, किसी के पास तो होगा। अब मैं तुमको कह रहा हूं, ध्यान से देख, इस पेन को दो पार्ट में तोड़। मैं भी तोड़ पाएगा? और इसको दो पार्ट में तोड़ दोगे ना। अब इसी का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, अब इसको बोलो तो ये आर्यन से भी नहीं टूटेगा। बोलो, उसको दो पार्ट में तोड़ पाओगे क्या? नहीं। इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ ज्यादा, तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा, जिसका लेंथ ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। बोलो, है ना। जिसका रेडियस छोटा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बोलो, है ना। ये तो सामने से देख लो, एक पेन के कैप को दो पार्ट में तोड़ सकते हो या पेन को तोड़ सकते हो, बस तोड़ के देखना तुमको समझ में आ जाएगी। बोलो, हाँ है ना। आर्यन अपना पेन ले, उसको तोड़ता रहा घर जाकर के। चलो, अब कौन सा रेडियस है? वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस कहाँ लगेगा? दो बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में, दो बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस। बोलो, हाँ ना। पक्की बात। अब ध्यान से देखना, ये एक मॉलिक्यूल है, मैं तुमको दिखाता हूं, और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। बोलो, हाँ ना। तो ये एक मॉलिक्यूल आपस में, ये भी मॉलिक्यूल क्या है? एक्स, ये भी मॉलिक्यूल है एक्स। इनके बीच में कौन सा हुआ? इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो, है ना। ये एक मॉलिक्यूल है एक्स और ये एक मॉलिक्यूल है एक्स, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड हुआ? एक्स। ये भी एक्स टू ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये भी एक्स टू ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। बोलो, है ना। और इस दो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं? बोलो ना, हाँ या ना। उसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल। क्यों? इस मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा और इस मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। कभी भी दो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में, दो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल अट्रैक्शन। जब तक है तब तक लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, फिर आपस में तो कोवेलेंट ही लगने वाला है। बोलो ना, हाँ या ना। तो हमेशा ये क्या होगा? ये हर एक मॉलिक्यूल में लगता है। जैसे कई सारे एटम होते हैं ना, जैसे इनर्ट गैस वगैरह, वो कभी बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं। इनर्ट गैस वगैरह कभी बॉन्ड बनाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमेशा गैसियस फेज में रहते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? वॉन डेर वाल अट्रैक्शन। और सबसे वीकर अट्रैक्शन है तो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन है। बोलो, है ना। क्लासरूम में तो जो अच्छी लगी उसको देख लिए, बस स्टॉप पे गए जो अच्छी लगी उसको देख लिए, बस में जो चीज जहाँ जहाँ गए अच्छी लगते गए, निगाहें चेंज होते गए, वही अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? वॉन डेर वाल अट्रैक्शन। वो कभी भी एक फिक्स पोजीशन पे नहीं होगा, ना कोई उसका कुछ डायरेक्शन होगा। बोलो, हाँ या ना। पढ़ के देख ले। कह रहा दोज एटम लाइक नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस कभी बॉन्ड नहीं बनाता है ना,
तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो हाँ ना। फिर हमेशा जो एटॉमिक रेडियस है हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, तो ये हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट प्लेस्ड एटम इन द सॉलिड स्टेट और इन नोबल गैस इज कॉल्ड वंडर वॉल रेडियस। मेनली ये किस में होता है, इनर्ट गैस के पास होगा, क्योंकि हर में तो कोई नहीं, या तो मेटेलिक कोवलेंट आयनिक बॉन्ड बनाता है, इनर्ट गैस है ताकि इसमें कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। पक्की बात। इन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स बोथ कोवलेंट एंड वंडर वॉल रेडियस आर एग्जिस्ट। और जैसे H2 मॉलिक्यूल में, H2 मॉलिक्यूल में बस बोलता हूँ, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, X2, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, X2। तो इस X2 मॉलिक्यूल में दो X के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट। इस X2 के बीच में दो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट, और इन दोनों के बीच में वंडर वॉल। समझ में आया। और इसका भी निकालोगे तो हाफ ऑफ जो डिस्टेंस होगा वही बोलते हैं। तो सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा, वंडर वॉल। सबसे छोटा कौन सा, कोवलेंट। मेटेलिक क्या होगा, बीच में होगा। यही तुम्हारा ये ऑर्डर लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना हाँ या ना, पक्की बात। एटॉमिक रेडियस में मैं तुमको बस इतना ही समझा रहा हूँ, कभी भी एटम का रेडियस साइज कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग किस फॉर्म में निकालते हैं, बॉन्डेड के फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। और कभी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, ये तो सो ही रही है लेक्चर में, कभी भी अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो कितने टाइप के बॉन्ड बनेंगे, 4 टाइप के बॉन्ड, कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक एंड वंडर वॉल। सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग किस में होगा, क्लोजनेस किस में होगा, वंडर वॉल, देन मेटेलिक, देन क्या बेटा, वंडर वॉल। बोलो है ना। तो सबसे छोटा रेडियस कौन सा होगा, देन मेटेलिक, देन क्या बेटा, वंडर वॉल। दोनों तीनों के केस में कभी भी तुमको साइज ऑफ एटम निकालना है तो उस दो एटम के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसका हाफ डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। हमेशा एटॉमिक रेडियस इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, आइदर इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, आइदर इट इज मेटेलिक बॉन्ड, आइदर इट इज वंडर वॉल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना। तीसरा देखते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा देखते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या है, दो अपोजिट आयन के बीच में इंटरेक्शन है। बोलो है ना। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। तो तुम क्या कहोगे, दो आयन के बीच का इंटरेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड देते हैं। बोलो है ना। जैसे दो आयन मतलब क्या, एक आयन हो सकता है कैटायन, दूसरा आयन क्या हो सकता है, एनायन। बोलो है ना। और दो अपोजिट आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कभी भी आयनिक बॉन्ड बनने के लिए दो पार्ट होगा, एक पार्ट क्या होगा, कैटायन, और दूसरा पार्ट क्या होगा, और ये कैटायन और एनायन, कैटायन कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एनायन कौन सा चार्ज, निगेटिव। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में जो इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलो हाँ ना। और अगर तुम आगे क्लास मतलब नेक्स्ट चैप्टर में तुम देखोगे अपने को केमिकल बॉन्डिंग में, तो कैटायन हमेशा कौन बनाता है, मेटल्स। एनायन हमेशा कौन बनाता है, तुम कहोगे सर ये चीज आपने पढ़ाई थी क्या, तुमको हाँ सर पढ़ाई थी। पूछो कहाँ, पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग यहीं से हुआ था, लेवोसियर क्लासिफिकेशन। उसने नॉन एलिमेंट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल थे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजली, मतलब देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इजली, मतलब देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एनायन। और दो ये था ना। अब जो मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दोनों नॉन मेटल के बीच में होता है, मेटेलिक बॉन्ड हमेशा मेटल के बीच में होता है, वंडर वॉल तो कहीं भी लगेगा, सॉलिड के केस में या गैसियस के केस में। जो आयनिक बॉन्ड है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में लगेगा। बोलो भाई ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मेटल का सेपरेटली तुमको क्या निकालना पड़ेगा, साइज, और नॉन मेटल का तुमको सेपरेटली साइज निकालना पड़ेगा। मेटल का साइज कहाँ से निकलेगा, मेटेलिक बॉन्ड से, और नॉन मेटल का साइज कहाँ से निकलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से। बोलो ना है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पक्की बात। और दोनों का अलग अलग रेडियस निकालते हैं। बोलो है ना। तो जनरली आयनिक बॉन्ड में तुमको, आयनिक बॉन्ड तो कुछ होगा नहीं ना। अगर समझो दो अपोजिट आयन यहाँ पे रखे हुए हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। अरे ये कैटायन ये आयन है, बोलो है ना। मान लो मैं तुम यहाँ बैठा हुआ है, बोलो है ना। रोड की दूसरी तरफ कोई एक सुंदर लड़की तुमको दिखी, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। तो मैंग का नजर कहाँ जाएगा, रोड की दूसरी तरफ। अब समझो उससे कोई खूबसूरत लड़की रोड किस तरफ आ गई, तो मैंग का मुंड ऐसे होगा। अरे बोलो ना है ना।
अब मान लो कोई तीसरी लड़की और खूबसूरत है, मैं इनके पास बस स्टॉप पे पास में आके बैठ गई, तो मुंडी ऐसे होगा। हर केस में अट्रैक्शन ही ना। क्या इस अट्रैक्शन को कोई डिस्टेंस दे सकते हैं क्या? नहीं। ये लाइकिंग है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। हाँ, जितना पास होगा उतना और अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी कैटायन और एनायन के बीच के अट्रैक्शन को हम बॉन्ड बोल ही नहीं सकते। वो कितने भी दूरी पर रहे अट्रैक्ट तो करेगा ना। तो यहाँ पे मूलतः रूप से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि साइज ऑफ कैटायन तुमको सेपरेटली कंपेयर करना होगा, साइज ऑफ एनायन तुमको सेपरेटली कंपेयर करना होगा। बोलो ना हाँ या ना। रुमान मजा ले रहा है तुम? मजे लेने के लिए क्लास आते हो तुम कि समझ रहा है? समझ आ रहा है गुप्ता जी या मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है? तुम क्लास मजे लेने आते हो? तुम क्लास मजे लेने आते हो? ध्यान से देखना। तो कभी भी आयनिक रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो तुम ध्यान से समझ लेना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेपरेटली कैटायन और एनायन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कैटायन और एनायन की बात करते हैं। और कभी भी तुमको कैटायन और एनायन की बात करे, एक ट्रिक तुमको बता देता हूं, तुम हमेशा E/P रेशियो निकाल देना। क्या निकालना? तुम कहो सर E क्या होगा और P क्या होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो तुम निकाल देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ क्या बेटा? प्रोटॉन। और जिस आयन के लिए E/P रेशियो ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं साइज ऑफ आयन, ये कैटायन एनायन न्यूट्रल स्पीशीज सबके लिए लगेगा। साइज ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/P। जिसका E/P रेशियो ज्यादा उस आयन का साइज क्या बेटा? ज्यादा। ये तुमको कैटायन के लिए भी लगेगा, ये तुमको किसके लिए लगेगा? एनायन के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना हाँ या ना। तो कह रहा है इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑफ एनायनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। देखो, जिस आयन के साथ इंटरेक्शन होगा या अट्रैक्शन होगा उसका हाफ डिस्टेंस कर वही तुम्हारा रेडियस होगा। लेकिन आयनिक रेडियस की बात मेनली हम लोग साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन के टर्म्स में करते हैं। कभी भी आयनिक बॉन्ड होगा तो दो अपोजिट आयन के बीच में होगा, तो एक कैटायन का अपना साइज होगा, एनायन का अपना साइज होगा। इसलिए देखो यहाँ पे सेपरेटली हम लोग या तो कैटायनिक रेडियस बोलते हैं या क्या बोलते हैं? एनायनिक रेडियस। आर्यन हंसी मजाक छोड़, कॉन्सेप्ट छूट रहा है तेरा। तो या तो कैटायनिक रेडियस बोलेंगे या क्या बोलेंगे बेटा? एनायनिक रेडियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैटायनिक रेडियस कैसे निकलेगा? मेटेलिक रेडियस में, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड मेटल में होता है, मेटल ही कैटायन बनाएगा। एनायनिक रेडियस कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल होगा, वहां से निकाल सकते हैं और इसमें कंपेयर कर। और कभी भी कैटायन और एनायन का साइज तुमको कंपेयर करना पड़े, तुम E/P रेशियो कंपेयर करना। जिसका E/P ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा? ज्यादा। बोलो हाँ ना। अब बात करते हैं कैटायनिक रेडियस की। किसकी बात कर लें? कैटायनिक रेडियस की। चलो एक कैटायन ले लेता हूं, एक मैं ले लेता हूं तुमको सोडियम Na, दूसरा मैं ले लेता हूं Na+। पहले बाद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पहले इसको समझ ले। Na और क्या बेटा? Na+। Na एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23। आयन के केस में भी एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। प्रोटॉन कितने होंगे? 11। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर के बराबर। बोलो ना हाँ ना। पक्की बात। इस केस में इलेक्ट्रॉन कितने? 11 - 1। 11 - 10 नहीं बेटा, 11 - 1। कैटायन के केस में चार्ज को माइनस करते हैं ना इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त, तो कितना हो गया? 10। और प्रोटॉन कितने? 11। E/P निकाल दो। E/P कितने? 11/11। और यहाँ पे कितना? किसका E/P ज्यादा है? 11/11। 11/11 क्या है? ग्रेटर होगा ना। कितना? 10/11 से। बोलो ना हाँ ना। तो ये वैल्यू छोटी होगी तो हमेशा कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा या बड़ा होगा? कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा। अरे इसका E/P क्या है? ज्यादा है ना। और इसका E/P क्या है? तो कैटायन का E/P कम है तो साइज कम होगा ना। साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/P रेशियो। तो कैटायन और न्यूट्रल एटम में किसका E/P ज्यादा होगा? न्यूट्रल का। तो साइज किसका ज्यादा होगा? न्यूट्रल का। तो कैटायन का साइज छोटा होगा। तो जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज बढ़ेगा उस केस में साइज ऑफ एटम छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। यही लिखा हुआ है, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और करके क्लास में तुम ये भी देखा था कि किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा।
तो रुकावट वाला पार्ट कम हो रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो उस इलेक्ट्रॉन को और ताकत से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा, साइज छोटा होगा। और कल के क्लास में हमने पढ़ा था ना कि जो जेड इफेक्टिव है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज। और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से जेड इफेक्टिव क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन के गेन होने से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। ये बात यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो कभी भी आप ध्यान से देखना, Fe है, Fe+2 है, Fe+3 है, किस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, Fe+3 पे, जिसका साइज सबसे छोटा होगा। देखो यही है कि नहीं है। Pb+2 Pb+4 किस पे चार्ज सबसे ज़्यादा है, Pb+4। जितना कैटायनिक चार्ज बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज उतना छोटा होगा। बोलो ना हाँ या ना। कोई न्यूमेरिकल है क्या इसमें? मजा आ रहा है? हम तुम मजा ही ले, इतना दूर से आती है मजा लेने। तो Pb+2 Pb+4 में किसका साइज छोटा होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा होगा। इन केस ऑफ कैटायन साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यहाँ पे देखो Mn, Mn+2, Mn+3, Mn+4, Mn+5, Mn+6, Mn+7 किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज उतना कम होगा। आगे एनायनिंग में उल्टा होगा, जितना निगेटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव कम होगा, साइज बड़ा होगा। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्की बात? निकाल लोगे साइज ऑफ कैटायन। चलो अब इसको पढ़ दिया, समझ जाओगे। ये लिखा हुआ है कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, और एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या बेटा, पेरेंट एटम। बोलो ना हाँ या ना। जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पे चलते। फिर है एनायनिक रेडियस। एनायन कब बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो रिपल्सन वाला पार्ट बढ़ेगा, रुकावट वाला पार्ट बढ़ेगा ना, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और कम महसूस करेगा, साइज कम होगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रहा है। बोलो है ना। अगर वैसे नहीं समझो तो ऐसे समझो, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और 19 और दूसरा F- ले लिया। बोलो है ना। E/P निकालो। E कितना होगा 9, P कितना होगा, E कितना होगा 9 + 1 10 और P कितना होगा 9। E/P निकालो, कितना 9/9 और कितना 10/9। 10/9 हमेशा 9/9 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो अगर E/P ज़्यादा होगा तो साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए एनायन के केस में कहते हैं जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ध्यान से देखो बेटा, जितना नेगेटिव पार्ट बढ़ेगा उतना क्या होगा, साइज बढ़ेगा। बोलो हाँ ना। निकाल सकते हो। F और F- में F- का साइज किससे ज़्यादा होगा, F से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो ना हाँ ना। अगर मैं ले लूँ O और O-1 O-2 किसका साइज ज़्यादा होगा, पक्की बात। ये तो एक एटम का हो गया। अगर अलग अलग एटम है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, अगर डिफरेंट स्पीसीज भी है तो तुम E/P निकाल लोगे। क्या करोगे, और जिसका E/P ज़्यादा उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो है ना। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा ले लूँ, नियन ले लूँ, F- ले लूँ, O-2 ले लूँ, 3 अलग अलग एटम है। इलेक्ट्रॉन पहले निकालता हूँ। नियन में इलेक्ट्रॉन कितना 10, फ्लोरीन में कितना 9 + 1 10, इसमें 8 + 2 10। 8 क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज करते हैं 9 की केस में। बोलो है ना। और अगर प्रोटॉन निकालो तो प्रोटॉन कितना 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना 8। E/P देख लो, तो यहाँ पे E/P कितना हो गया 10/10, यहाँ पे कितना हो गया 10/9, यहाँ पे कितना हो गया 10/8। सबसे ज़्यादा E/P किसका ज़्यादा हो गया, 10/8 का ज़्यादा हुआ ना। 10/8 ग्रेटर हो गया ना। तो ये मेरी बात समझ में आई? बोलो ना हाँ या ना। क्या मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूँ जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? निकाल सकते हो, पक्की बात। फिर यहाँ पे है कि साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये भी तुमको वही ट्रिक से हो जाएगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे बोलते हैं, वैसे एटम, आयन और मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, दे आर सेड टू बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए तुमको बता ही दिया, चाहे कैटायन हो, एनायन हो या डिफरेंट स्पीसीज हो या सेम स्पीसीज हो, तुम क्या कंपेयर करोगे, E/P कंपेयर करोगे। और जिसका E/P ज़्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी ये भी रेडियस जो होगा ये E/P रेशियो पे ही निकाला हुआ है। बोलो हाँ ना। तो साइज ऑफ आयन फिर से लिख देता हूँ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/P रेशियो। बोलो है ना। तुम अगर यहाँ पे E/P देखोगे तो ये 10/13 आएगा, एल्युमिनियम +3 चार्ज होगा यहाँ पे बेटा। और अगर N-3 के लिए निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा E/P 10/7,
10/7 बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा, कितना 10/13 से, तो देखो इसका साइज ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आया? पक्की बात। इतना ही तुमको एटॉमिक रेडियस पढ़ना है और मेनली तुमको इसको वेरिएशन देखना है ग्रुप में एंड पीरियड में, बोलो है ना। वंडर वॉल रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस, बिल्कुल सही ना बेटा, बिकॉज वंडर वॉल फोर्स आर मच वीकर देन फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द एटम इन ए कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सही कह रहा है ना पहला। कह रहा मेटेलिक रेडियस इज स्मॉलर देन वंडर वॉल रेडियस, ये भी सही कह रहा है। मेटेलिक रेडियस इज स्मॉलर देन वंडर वॉल रेडियस एंड वंडर वॉल रेडियस इज ग्रेटर देन क्या बेटा, दोनों ऑप्शन क्या लग रहा है, सही लग रहा है ना। पक्की बात। कौन कौन सा फैक्टर है जो एटॉमिक रेडियस को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, हम लोग ये पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले वेरिएशन देख लो, कहाँ पे, पीरियड में। पीरियड में कहाँ से कहाँ मूव कर सकते हो, नहीं वो ग्रुप में लेफ्ट टू राइट। अब ऐसा नहीं कि ऊपर करे ऊपर से नीचे गिर गए, हमेशा पीरियड में किधर से किधर मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, बोलो भाई ना। देखो पीरियड में हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट टू। अगर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो क्या होगा, जेड की वैल्यू बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा, तो साइज और जेड इफेक्टिव एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स। देखना एक बढ़ रहा है तो दूसरा मुंह कहाँ छिपा रहा है तू, इनवर्सली। यही लिखा हुआ एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, बोलो है ना, पक्की बात। और जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से क्या होगा, बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से क्या होगा, कम होगा। देखो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। मैं जेड इफेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो जो चीज जेड इफेक्टिव की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना साइज क्या हो जाएगा, कम, नेगेटिव चार्ज आने से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बोलो हाँ ना। अगर उतना भी इतना याद रखना कि अगर तुम किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, कम होगा, छोटा होगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन तुम ग्रुप में कहां से कहां मूव करते हो, कहना टॉप टू बॉटम, कहां से कहां, तुमको टॉप पे लाके छोड़ दिया, एक दिन मैंने तुमको टॉप पे पहुंचा दिया और छोड़ दिया तो कहां गिरोगे, टॉप टू बॉटम अगर जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या कमेगा, तो तुम कहना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा, बोलो हाँ या ना। क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, बोलना, नंबर ऑफ सेल मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, बोलो हाँ या ना। तो ये लिखा भी हुआ है एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, बोलो है ना। ये एलिमेंट कहाँ के है, ली ना के, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। टॉप टू बॉटम आओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो देखो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, लिथियम का साइज सबसे छोटा है, बोलो हाँ ना। लेकिन ऊपर वाले केस में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा हो रहा है, बोलो हाँ ना। तो छोटा होगा तो कहाँ से कहाँ, यही है ना सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। अब तुम्हारे हिसाब से सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए, नियन, बोलो है ना, नियन होना चाहिए। लेकिन याद करो नियन में कौन सा रेडियस होता है, वंडरवॉल, और वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है, बोलो है ना। तो जितने भी लास्ट में यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, तुमको क्या लगना चाहिए, इनर्ट गैस का रेडियस सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली इनर्ट गैस का रेडियस सबसे बड़ा होता है बिकॉज इट फॉर्म ओनली वंडरवॉल रेडियस, बोलो है ना। तो इनर्ट गैस कौन सा रेडियस बनाता है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ बेटा, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड और इफेक्टिव, इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ये एग्जाम्पल ही हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, अगर ग्रुप में मूव करते हो टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा अब यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या है एक्सेप्शन, कौन सा है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एक्सेप्शन। अब ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एक्सेप्शन क्या है, इसको तुमको मैं समझा देता हूँ, समझा दो। अब जो 3D सीरीज का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, 3D सीरीज में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, कहाँ से कहाँ तक होगा, जिंक तक। अब जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो सबसे छोटा साइज क्या होना चाहिए, जिंक का होना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, जब आप स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक जाते हो, कहाँ तक जाते हो,
तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप, क्या होता है 4s2 3d1। स्कैंडियम का जब आप देखोगे बेटा स्कैंडियम 21, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन 18 4s2 3d1। तो टाइटेनियम का 3d2 3d3 3d4 जो एक्सेप्शनली 3d5 हो जाता है, फिर मैग्नीज का 3d5। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो नंबर ऑफ क्या पड़ता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जितना ज़्यादा किसी भी एटम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा उसका मेटेलिक रेडियस होता है, उतना ज़्यादा उसका क्या होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना, कोई दिक्कत? कहना नहीं। मैं कुछ भी पूछूं कहना नहीं। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब स्कैंडियम से मैग्नीज तक आते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, रुकावट वाला पोर्शन था, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन वाला फैक्टर है। तो चूंकि इस रुकावट वाला पोर्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और अट्रैक्शन वाला पोर्शन बढ़ रहा है, तो ओवरऑल अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा ना, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जेट इफेक्टिव और स्क्रीनिंग, जेट इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, और स्क्रीनिंग का मतलब रुकावट वाला। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ 3d6 3d7 3d8, इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है ना, बोलो है ना, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो साइज यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम। वैसे भी देख लो जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, डोमिनेट कर जा रहा है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था, और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब रिपल्सन वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्सन अगर बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसलिए 3D सीरीज में एक्सेप्शनली क्या होता है कि इनिशियली स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक साइज क्या हो जाएगा, छोटा होगा, फिर साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, फिर लास्ट में जाके साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ से यहाँ जाने पे साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बोलो हाँ ना, ये देख लो। तो सबसे साइज छोटा होगा, तो देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम एंड मैग्नीज तक साइज छोटा हो रहा है, इन तीनों का साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बोलो है ना। तो यही कोवेलेंट रेडियस है, और यही तुम्हारा क्या होगा, मेटेलिक रेडियस होगा, क्योंकि मेटेलिक रेडियस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, और जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मेटेलिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ देख लो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मेटेलिक रेडियस बढ़ा। यहाँ पे मेटेलिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या रहा, कांस्टेंट, और यहाँ पे कम हो रहा है, तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। अरे मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा साइज छोटा होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो साइज छोटा हो रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ है तो साइज इक्वल रहा, यहाँ पे कम हो रहा है तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ गया। ये ओनली तुमको 3D सीरीज में पढ़ना है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में इस पार्ट को मैं स्किप भी कर देता तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो यहाँ पे साइज वेरिएशन तुमको वैसे भी पढ़ना है चैप्टर वाइज में। तो जितना पीरियोडिक का पार्ट कंक्लूड हो सकता है मैंने यहाँ पे आपको कंसिडर करने की कोशिश की। बोलो हाँ ना। और इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया भी हुआ है, और ये एनसीईआरटी का ही ग्राफ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, रेडियस लिया है। इस एक्सिस पे क्या है, रेडियस, जिसको क्या बोल सकता हूँ, साइज, और इस एक्सिस पे क्या है, एलिमेंट है। कहाँ से कहाँ, स्कैंडियम टू जिंक तक। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ से लेके यहाँ तक साइज ऑलमोस्ट क्या रहा है, कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे देखो साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। नेक्स्ट एक चीज और आती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से देखना, ये एक पार्ट क्या है, ये तुमको बार बार सुनने के लिए मिलता है। कहाँ मिलेगा सुनने के लिए, तुमको ये भी बता देता हूँ। ग्रुप में पहले मैंने बात करता हूँ, ध्यान से देखना। 3D है, 4D है, 5D है। अगर मैं टॉप टू बॉटम आता हूँ तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, अरे टॉप टू बॉटम आता हूँ तो साइज बढ़ेगा। लेकिन 5D सीरीज जब चलता है ना, तो यहाँ पे एक सीरीज और चलता है, 4F। क्या चलता है, और जब 4F चलेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या रहेगा, 6s। बोलो है ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 6s2 के बाद ही 5D और 4F आता है। अब देखना, जब 4F में 14 इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड सीरीज में गए, कहाँ गए, चौथा इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड में गए,
तो किसी भी एटम की अगर समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारा एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन 6s2 के 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलो भाई ना। ये 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ये 4f के जो 14 इलेक्ट्रॉन है, 4f 14 तक होता है ना लेंथेनाइड सीरीज में, ये कहाँ जा रहे हैं, 6s के बाहर जा रहे हैं या 6s के अंदर आ रहे हैं, 4f अंदर जाएगा क्योंकि 4f तो 4th पीरियड में चलेगा। तो ये जो 4f है, ध्यान से देखना, 4f के 1 से लेकर के 14 एलिमेंट ये कहाँ रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, बोलो है ना। क्योंकि जब 4f लेंथेनाइड सीरीज चल रहा होगा, 4f सीरीज चल रहा होगा, तो 6th पीरियड चलेगा, 6s चल रहा होगा, तो 6x सबसे बाहर है, बोल बेटा हाँ या ना। और 4f के इलेक्ट्रॉन 6s और न्यूक्लियस के बीच में आएंगे। और f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है कि नहीं होता है। अगर s p d n f की बात करूं तो s का स्ट्रॉन्गर स्क्रीनिंग रुकावट इफेक्ट ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा ऑर्बिटल डायरेक्शनल होगा उसका उस डायरेक्शन में होने की पोजीशन ज़्यादा होगी तो उसका स्क्रीनिंग कम होगा, बोलो हाँ ना। अब मान लो एक गार्ड है जिसको मैं बोलूँ तुम्हें इसी गेट पे रहना है, तो कोई बच्चा इधर से भाग सकता है ना, क्योंकि वो गार्ड इसी गेट पे रहेगा। तो डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या, फिक्स पोजीशन। और एस नॉन डायरेक्शनल है तो एस वाले गार्ड घूमते रहेंगे, तो इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा। तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग सबसे पुअर किसका होता है, एफ का, और सबसे स्ट्रॉन्गर किसका होता है, एस का। तो ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन है इसका स्क्रीनिंग क्या है, सबसे पुअर, बोलो है ना। तो इसका जो सिग्मा होगा ये सबसे क्या होगा, कम। लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जाएगा तो न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा ना, और 14 प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया, और न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ा ना। तो ये रुकावट वाला काम कम किया, स्क्रीनिंग को घटा दिया और न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा दिया। तो ये न्यूक्लियस ये 6s के इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा पावरफुल से खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो साइज छोटा हो जाएगा ना। तो यही 4f और 5f की वजह से आने से क्या होता है कि साइज एक्सेप्शनली काफ़ी डिक्रीज कर जाता है, इसी वजह से साइज में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और दैट डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये 4f के इलेक्ट्रॉन को ही लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो है ना। तो ध्यान से देखना, जब तुम 3D से 4D आओगे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन जब तुम 4D से 5D जाओगे यहाँ पे तो साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4f लेंथेनाइड की वजह से 5D के साइज ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज क्या है, ध्यान से देखना, N-2F14, यही है ना, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। ध्यान से देख, NS2 N-1D 0 to 1 और N-2F14 तक जाता है ना। लेकिन ये किस पीरियड के लिए, 6th और 7th पीरियड के लिए। किसके लिए बेटा, 6th और 7th पीरियड के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा लेंथेनाइड सीरीज में, N-2F में। तो अगर 6 है तो 4f होगा, 7 है तो 5f होगा, तो ये N-2F ऑर्बिटल में। बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ और ऑर्बिटल ड्यू टू पुअर शील्डिंग, f का शील्डिंग क्या होगा, सबसे कम होगा। पुअर शील्डिंग ऑफ f and d इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन गेट हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्या बेटा, न्यूक्लियस। जो 6s के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे। क्यों, क्योंकि जो 4f के इलेक्ट्रॉन है, जो f and d का शील्डिंग इफेक्ट, रिपल्सन वाला इफेक्ट क्या होता है, कम। लेकिन अगर न्यूक्लियस में भी तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो ये इफेक्ट कम होगा, ये इफेक्ट बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज कर जाएगा और सिग्मा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा टुवर्ड्स अट्रैक्शन महसूस करेंगे। बोलो, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, ईच इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय क्या बेटा, 1 यूनिट, साइज डिक्रीजेज क्या बेटा, स्लोली। दिस डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड एज क्या बेटा, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो काफ़ी कम होती है। किससे बेटा, क्योंकि 4f में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका कम होता है। बोलो हाँ ना, इसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 3D से ज़्यादा किसका होगा, 4D, यही का 3D और 4D में साइज बढ़ेगा, लेकिन 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो हाँ ना। अब देखो, स्कैंडियम एट्रियम लेंथेनम, ये 3D है, ये 4D है, 5D है, यहाँ से यहाँ तक साइज क्या होगा, बढ़ा। इन दोनों में साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। बोलो हाँ ना। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हर्फोनियम, यही था ना, T जरा हाफ। टाइटेनियम और जर्कोनियम में साइज बढ़ा, यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, इक्वल। जिंक, कैडमियम और मरकरी, यहाँ तक साइज बढ़ा, इन दोनों में साइज क्या रहेगा, इक्वल। 4D एंड 5D
इन दोनों में साइज ऑलमोस्ट इक्वल होगा और यहाँ से यहाँ आने पे साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। वेल एटॉमिक साइज शुड भी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ऑर्बिट नंबर भी बढ़ेगा, लेकिन 4d एंड 5d में साइज डिफरेंस क्या रहेगा, कम, बिकॉज ऑफ लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन। बोलो हाँ या ना। ये एग्जाम्पल भी है, एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम एंड एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल होगा ड्यू टू लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। यही था ना, यही था, ध्यान से देख, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, यहाँ पे साइज डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। पक्की बात, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p1 और गैलियम का क्या है 3s2 सॉरी 4s2 होगा ना, 4s2 3d10 4p1। तो देखो यहाँ पे 4s एंड 4p के बीच में 3d के इलेक्ट्रॉन 10 आ गए ना, इस 10 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होगा, साइज डिफरेंस कम होगा, साइज में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। बोलो हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए अब कुछ एग्जांपल तुमको देख लो। कॉपर एंड जिंक 3d सीरीज में कहा था ना, साइज डिक्रीजेज कांस्टेंट और इंक्रीजेज, तो निकेल और जिंक के बीच में साइज बढ़ रहा है। ट्रांजिशन में भी बताया था 3d सीरीज में साइज इनिशियली डिक्रीज कांस्टेंट फिर इंक्रीज करेगा, तो निकेल कॉपर एंड जिंक में साइज बढ़ेगा। H प्लस H माइनस में एनायन का साइज कैटायन से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यही वाला फंडा है ना। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हर्कोनियम 3d 4d 5d, तो 3d एंड 4d में साइज बढ़ रहा है, 4d और 5d का साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है मैं तुमको दिया जो तुम्हारे क्वेश्चन के थे। देखो बेरिलियम, लिथियम एंड सोडियम, अब यहाँ से देख लो, लिथियम, बेरिलियम और यहाँ पे क्या है, सोडियम। इधर से इधर जाने पे साइज छोटा होता है, तो देखो बेरिलियम और लिथियम में लिथियम का साइज बड़ा होगा बेरिलियम से, और इन दोनों होने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम का। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देख लो स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम 3d सीरीज में स्टार्टिंग में साइज छोटा होता है, तो देखो यहाँ पे साइज छोटा हो रहा है ना, यही था ना, साइज छोटा हो रहा है, तो यही रेशियो है ना, देखो ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लो I प्लस I माइनस, एनायन और कैटायन में एनायन का साइज बड़ा होगा, तो I माइनस का साइज I प्लस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। स्कूटर यामा एक डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है ना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का साइज ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लोरीन, सोडियम एंड रुबिडियम सेम लगा दोगे। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, यही था ना, Cu Ag Au 3d 4d 5d, यहाँ तक साइज बढ़ेगा, यहाँ पे साइज क्या रहेगा, इक्वल। बोलो यही है। बेरिलियम और बोरोन, तो बेरिलियम का साइज छोटा होगा, बोरोन से बड़ा होगा, यही ध्यान से देखना, बेरिलियम, बोरोन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, तो इन दोनों में साइज इसका बड़ा होगा, इन दोनों में साइज इसका बड़ा होगा, तो बोरोन और बेरिलियम में बेरिलियम का साइज बोरोन से बड़ा होगा, और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में मैग्नीशियम का साइज एल्युमिनियम से बड़ा होगा। और ये किस थर्ड पीरियड का, सेकंड पीरियड से साइज बड़ा ही होगा ना, तो ये दोनों एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं, ये दोनों एलिमेंट सेकंड पीरियड के, निकाल लोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, निकाल लोगे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट साइज थे, और यही तुम्हारा टॉपिक भी था, कौन सा, एटॉमिक रेडियस, जो 4 टाइप के रेडियस थे, इनका वेरिएशन ग्रुप एंड पीरियड में। आई होप तुम्हें सब समझ में आया होगा।